हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि गैलुसेक का गैसीय आयतन क्या होता है या गैसीय आयतन का नियम क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, गुणित अनुपात क्या होता है और व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका लिंक पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हम लोग आज अपने चैप्टर 3 का जो रासायनिक संयोग के नियम है उस चैप्टर का हम लोग आज तीसरा वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गैसीय आयतन का नियम क्या है या गैलुसेक का गैसीय आयतन क्या है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि जो गैलुसेक थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया था, प्रयोगात्मक आधार पे दिया था। इन्होंने इसको पूरी तरीके से प्रयोग के आधार पे निर्धारित किया था कि ये नियम कैसे लागू होगा और किस प्रकार से लागू होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गैसीय आयतन का नियम या गैलुसेक का गैसीय आयतन। ये कहता क्या है? सबसे पहले गैलुसेक ने 1809 ईस्वी में इस नियम को क्या किया था, प्रतिपादन किया था। कहीं कहीं 1808 भी लिखा होगा, ठीक है ना, कहीं कहीं 1808 1809, लेकिन 1809 ही बुक में ज़्यादातर मिलता है। 1809 में उन्होंने क्या किया था, इस आयतन को दिया था। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि समान ताप और दाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर संयोग करती हैं तब उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। जब इस नियम के अनुसार क्या होगा कि समान ताप और दाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर संयोग करती हैं तब उनमें या उनके आयतन में सरल अनुपात होते हैं। ठीक है, तो चलिए उस बात को लिखते हैं कि समान ताप दाब पर, समान ताप और दाब पर समान ताप और दाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर संयोग करती हैं तब उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। ये हमारा नियम था गैलुसेक के गैसीय आयतन का, जो उन्होंने 1809 ईस्वी में दिया था कि समान ताप और दाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर संयोग करती हैं तब उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। किसने? गैलुसेक नामक जो साइंटिस्ट थे, हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को 1808-9 ईस्वी में दिया था कि जब समान ताप और दाब पर, समान ताप दाब मतलब कि एनटीपी कहा जाता है कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, तो समान ताप और दाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर सहयोग करती हैं तब उनके आयतन भी क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। अब वो कैसे, आप इसको समझिएगा। गैस की बात क्या यहाँ पे की गई है, केवल गैस की, गैस के सिवा किसी की भी बात नहीं की गई है। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या मानेंगे, इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि मानते हैं कि यहाँ पे अगर जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके
H2O बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने जल बनाया, तो उन्होंने ये माना कि अगर दो आयतन, ठीक है, दो आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन ऑक्सीजन लेने से उनको दो आयतन जल प्राप्त हुआ, ठीक है। हमने कहा कि हाइड्रोजन के दो आयतन, ऑक्सीजन का एक आयतन, और जब इन्होंने इन दोनों को आपस में मिलाया तो जल के उनको दो आयतन प्राप्त हुए। शुरू में उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही बताया था। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये सब गैसीय अवस्था में है, इसको हम गैस लिख सकते हैं। ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में है, क्योंकि गैस की ही बात की गई है कि समान तापदाब पर जब दो या दो से अधिक गैस है तो गैस, हाइड्रोजन गैस का दो आयतन, ऑक्सीजन गैस का एक आयतन जब आपस में मिलता है तो जल के दो आयतन मिलते हैं। इसको आप लास्ट में समझोगे कि कैसे ये मालूम चला। उन्होंने देखा कि जब हाइड्रोजन गैस के दो आयतन, ऑक्सीजन के एक आयतन आपस में मिलता है तो उनको जल के दो आयतन मिलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दो इकाई आयतन, आयतन क्या होता है, तो जो स्थान घेरता है, ठीक है। एक इकाई आयतन, ठीक है। तो प्राप्त कितने हुए, दो इकाई आयतन, दो इकाई आयतन। उन्होंने ये देखा कि जब दो इकाई आयतन हाइड्रोजन, एक इकाई आयतन ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो उनको दो इकाई आयतन जल के प्राप्त होते हैं, ठीक है, जलीय गैस के प्राप्त होते हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा और समझा। अगर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया कि 200 ml हाइड्रोजन गैस, 100 ml ऑक्सीजन गैस, और जब ये दोनों आपस में मिला तो उनको 200 ml H2O के गैस प्राप्त हुए। 100 ml जब आपस में मिलता है, दो इकाई आयतन को हमने क्या माना कि 200 ml, एक इकाई आयतन को हमने माना 100 ml। तो ये जब दोनों आपस में मिला तो 200 ml हमको जल के गैस प्राप्त हुए। उन्होंने ये देखा। अगर इसको ये देखें कि उन्होंने कहा कि जब परस्पर सहयोग करता है तब उनके आयतन भी सरल अनुपात में, अगर अनुपात में देखा जाए तो अनुपात क्या है, यहाँ देखेंगे तो 2 है, एक इकाई तो अनुपात 1, और फिर यहाँ 2 इकाई तो अनुपात 2। अगर इसको भी सिंपल करें, अगर काट के, तो कितना होगा, 200 संबंधे 100 संबंधे 200। तो आप देखोगे कि अगर सिंपल किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा ना कि ये क्या है, एक सरल अनुपात में है 2:1:2, कि जब ये 2 इकाई आयतन हाइड्रोजन के एक इकाई ऑक्सीजन के मिलते हैं तो 2 इकाई जल के प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, देखा, अपने प्रयोग के आधार पर इसको समझा कि जब 2 इकाई आयतन हाइड्रोजन के, एक इकाई आयतन ऑक्सीजन के आपस में मिलते हैं तो उनको 2 इकाई आयतन जल के प्राप्त होते हैं। अगला आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो HCl बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हमने गैस लिया, हाइड्रोजन गैस को लिया और क्लोरीन गैस को लिया और HCl गैस को लिया, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब हम एक इकाई, ठीक है, एक इकाई अगर हाइड्रोजन को ले, एक इकाई अगर क्लोरीन को का ले तो हमको 2 इकाई मिलेगा किसका, HCl का। उन्होंने ये देखा कि जब हम एक इकाई हाइड्रोजन लेते हैं, एक इकाई क्लोरीन लेते हैं तो 2 इकाई हमको HCl मिलता है, मतलब कि 2 गुना मिलता है। एक इकाई हाइड्रोजन, एक इकाई क्लोरीन, तो 2 इकाई उनको क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, HCl मिलता है, 2 इकाई आयतन। अब कैसे, अब एक इकाई की बात यहाँ पे आपको समझे, एक इकाई मतलब क्या, 100 ml, 2 इकाई मतलब 200 ml। हाँ,
उन्होंने माना, ठीक है, और ये सब प्रयोग के आधार पे उनको मिला। तो एक इकाई का मतलब लिखेंगे कि एक इकाई आयतन, ठीक है, H हाइड्रोजन का, एक इकाई आयतन क्लोरीन का, तो उनको HCl का मिला 2 इकाई आयतन, 2 इकाई आयतन, ये ऐसे प्राप्त हुआ, ठीक है। एक इकाई आयतन हाइड्रोजन, एक इकाई आयतन क्लोरीन, तो ये दोनों मिलकर के 2 इकाई आयतन HCl का बना करके देते हैं। अगर इस चीज़ को हम ml में चेंज करें जैसे यहाँ पे किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि 100 ml हाइड्रोजन, 100 ml क्लोरीन, तो ये कितना देते हैं, 200 ml HCl देंगे, ठीक है। अब अनुपात निकालिए, एक संबंधी 2, ये है ना, एक इकाई, एक संबंधी और 2, ठीक है। अगर इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 100 ml संबंधी 100 ml संबंधी 200 ml, तो इनका मॉडिफिकेशन करेंगे तो 1 संबंधी 2, वही चीज़ प्राप्त होगा जो हमको अभी मिला है, ये आयतन वाला सिस्टम, यही हमको प्राप्त होगा कि जब ये हुआ है। हमने ये देखा कि जब हाइड्रोजन के एक इकाई आयतन को क्लोरीन के एक इकाई आयतन को जब आपस में मिलाया तो हमको HCl के कितने इकाई मिले, 2 इकाई आयतन मिलते हैं। अगर उनको ml में हमने चेंज किया तो 100 ml H2 का हाइड्रोजन गैस का और 100 ml क्लोरीन गैस को जब हम आपस में मिलाएं तो 200 ml HCl मिला, ठीक है। उनका ये प्रयोग चलता रहा, एक चीज़ों पर नहीं कई सारे चीज़ों पे उन्होंने प्रयोग किया, मतलब गैसों के रूप में उन्होंने और सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उनको एक चीज़, एक लिंक मिला, एक टॉपिक मिला, एक उनको रास्ता मिला कि ये चीज़ अगर हम सब पे लगा दें, एक सूत्र मिला कि अगर ये सूत्र हम सब पे लागू कर दें तो हमको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी, या हर चीज़ को, या इस सूत्र को हम हर गैस पे लागू कर सकते हैं। और वो नियम क्या था, तो वो नियम था संतुलित रासायनिक समीकरण का। आपको हमने पहले भी कह चुका है कि अगर आप संतुलित करना नहीं जानते हैं, आप सूत्र बनाना नहीं जानते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10th का जो सिलेबस है उस पर आप देख लीजिएगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। नहीं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें उन सब सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं उस वीडियो को। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का जो नियम है वो कैसे है, संतुलित कैसे किया जाएगा वो यहाँ पे समझिए। अगर मान लीजिए हमने कहा है कि 2 इकाई आयतन, तो ये 2 इकाई आयतन, ये 1 इकाई, तो 1 न लिखे तो भी कोई काम नहीं, तो 2 इकाई क्या मिलता है हमको, जल, ठीक है। और हमने कहा 1 इकाई, तो एक इकाई आयतन, तो क्लोरीन भी 1 है, हम लिखे या ना लिखे कोई बात, और 2 इकाई आयतन क्या मिलता है, HCl मिलता है, तो यहाँ 2 कर दें। अब उस चीज़ को समझना है जो उन्होंने कहा था कि उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं, तो वो समझेंगे कि आप देखेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, तो आप देखेंगे जो अनुपात की बात की थी गैलुसेक भाई साहब ने, वो कैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, अनुपात जो निकला है 2, तो 2 1 1 2 2, तो वो सरल अनुपात में इसी से है। और ये संतुलित भी है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण के एवज में आता है। दूसरा ये देखेंगे 1 इकाई आयतन, 1 1 1 1 और लास्ट में 2, तो ये जो मिलता है वो कैसे होता है, ये हमारा सरल जो है अनुपात में आया, और जो ये लागू किए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण इसको कहा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2, तो यहाँ पे ये 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर से देखें 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 दूनी 4, और ये ऊपर से इधर से आया तो ये बताया कि हम 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है। वैसे ही 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये 2 क्लोरीन,
ये संतुलित हो गया। अगर संतुलित के आधार पर जाए तो ये संतुलित भी हो गया। और जो गैलूसेक भाई साहब ने कहा था कि वो आपस में जब संयोग करते हैं तो उनके आयतन भी क्या होता है, सरल अनुपात में होते हैं। तो जो आयतन है वो सरल अनुपात में ही है। उस चीज़ को हमने समझाया कि 2 है, अगर आयतन इसका 2 इकाई आयतन है तो 2, 1 इकाई आयतन तो 1, और ये 2 है तो 2। ये सरल अनुपात में है, ऐसे ही रहेगा, पॉइंट के आधार पे नहीं आएगा या आगे पीछे के आधार पे नहीं। 2 1 2, अगर उल्टा भी लिखेंगे तो 2 1 2, ठीक है। वैसे ही इसके साथ हुआ है। अगर 100 1 इकाई आयतन है तो 1 इकाई आयतन है तो 1, 2 इकाई आयतन है तो 2 आया है। अगर इनको हम अनुपात में देखें तो 1 संबंध 1 संबंध 2, अगर उल्टा करें तो 2 संबंध 1 संबंध 1। ये क्या है, ये सरल अनुपात के आधार पे उन्होंने बताया था। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी अगर एक एग्जांपल देख लें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो NH3 बनता है। तो इसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है कि जब नाइट्रोजन हमारा 1 इकाई, हाइड्रोजन का 3 इकाई, तो अमोनिया का 2 इकाई आयतन हमको प्राप्त होता है। नाइट्रोजन का 1 इकाई आयतन, 1 इकाई आयतन, और ये 3 इकाई आयतन, तो उनको क्या मिलता है कि 2 इकाई आयतन मिलता है अमोनिया का, ठीक है। जब 1 इकाई आयतन नाइट्रोजन को 3 इकाई आयतन हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो 2 इकाई आयतन अमोनिया का मिलता है। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर इसको पाया कि 1 इकाई आयतन को नाइट्रोजन, 3 इकाई आयतन हाइड्रोजन, तो उनको 2 आयतन क्या मिला, 2 आयतन अमोनिया मिला। ये गैसीय फॉर्म में होते हैं, आपको पहले ही कहा है कि ये सब गैस के रूप में होते हैं और गैस पे ही ये लागू होता है। तो अगर इसका भी अनुपात निकाला जाए तो अनुपात क्या होगा, अगर इसको 1 इकाई माने हैं तो 100 ml कहेंगे, 3 इकाई माने हैं तो 300 ml कह देंगे, अगर 2 इकाई है तो 200 ml मान लेंगे। अगर अनुपात निकाला जाएगा तो अनुपात क्या आएगा, अनुपात आएगा 100 ml संबंधी 300 ml संबंधी 200 ml। अगर इसको सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा तो 1 संबंधी 3 संबंधी 2, ये हमारा क्या आएगा, ये एक अनुपात आएगा जो कि ये भी क्या होगा, सरल अनुपात के रूप में होगा, जो क्या गैसीय आयतन के नियम पे लागू होता है। अगर इनको हम लोग संतुलित करें तो संतुलित में हम पाएंगे कि 1 इकाई आयतन तो 1, 3 इकाई तो ये 3, तो हमारा ये कितना मिलता है, 2 इकाई आयतन हमको मिल गया। ये संतुलित भी हो गया, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। ये संतुलित भी हो गया कि जितना हमने लिया उतना हमको इधर संतुलित है। लेकिन आयतन की बात की गई है तो हमने 1 इकाई आयतन अगर नाइट्रोजन को लिया, 3 इकाई आयतन हाइड्रोजन का लिया तो हमको 2 इकाई आयतन अमोनिया का मिलेगा। वैसे ही अगर 1 इकाई आयतन हाइड्रोजन और 1 इकाई आयतन क्लोरीन का लेंगे तो हमको 2 इकाई आयतन किसका मिलेगा, 2 इकाई आयतन हमको मिलेगा HCl का। उसी के तरह इसको भी अगर हम 2 इकाई आयतन हाइड्रोजन का लेंगे, 1 इकाई आयतन ऑक्सीजन का लेंगे तो हमको 2 इकाई आयतन क्या मिला, जल मिला, या जल के गैसीय अवस्था मिले। तो ये सब का सब जो लिंक था उन्होंने यही लिंक पकड़ा कि ऐसा है कि हम इसको संतुलित कर देंगे तो ये सब पे लागू हो जाएगा कि हमको क्या करना है, जितनी भी गैसीय अवस्था है अगर उसको हम जानना है कि कितना लेंगे तो कितना बना है तो उसको आप संतुलित कर देंगे तो वो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। आप देखे हो कि इस सब करने के बाद हमने इसको संतुलित किया है तो हमने वही पाया है जो पहले लागू हुआ था कि अगर 2 संबंधी 1 संबंधी 2 था, हमने संतुलित कर दिया तो 2 संबंधी 1 संबंधी 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें एकदम सरल और सिंपल अवस्था में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आप हमको बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम मोटिवेट होकर और अच्छे से और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 को लेके आ रहे हैं और जो भी इसमें दिक्कतें होंगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ आपको क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो
इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सब अगले वीडियो में लेके आएंगे अगला चैप्टर। और आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।